ईरान की एक अलग ही तस्वीर हमारे सामने पेश हुई है। ईरान है क्या? अब मैंने काफ़ी दिनों से इसके ऊपर पढ़ने की कोशिश की है। ईरान में मेरा इंटरेस्ट भी रहा है बहुत सालों से। तो ईरान वो नहीं है जो कि हम समझते हैं और इस बार तो कम से कम ईरान ने वो करके दिखाया जो कि एंटिसिपेटेड नहीं था। बहुत ही अलग किस्म की फाइट है इस बार और ये इस फाइट में ईरान कहीं भी झुकता नज़र नहीं आ रहा है और कहीं भी ये जो है ये नज़र नहीं आ रहा है कि हम वो सीज़ फायर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने बहुत टफ कंडीशंस लेआउट करी हैं जो भी बीच में अगर कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी अगर काम कर रही है। 16 ऑन रिकॉर्ड तो जो फाइटर प्लेन्स हैं वो गिरा चुका है ईरान, और 17वें की खबर ये आ रही है कि F-15 को पर हमला किया है मिड एयर उसने। किस तरह से आप ये देखते हैं, खासकर अगर ये देखा जाए कि ईरान जैसा एक ऐसा देश जो पिछले कम से कम 50 साल से तो सैंक्शंस सह रहा है, ऐसे में उसके पास जितना असलहा, जितना गोला बारूद और जितनी ये रणनीति आ रही है, एक फौजी की नज़र से आप इसको किस तरह से देखते हैं? कैसे गिरा पा रहा है ईरान इतने विमान, इतना नुकसान कैसे पहुंचा रहा है अमेरिका को भी और इजराइल को भी? जिस प्रकार से तेल अवीव को और इजराइल के बाकी शहरों को इन्होंने टारगेट किया है, बहुत लोग घबराए हुए हैं इजराइल के अंदर, लोग बंकरों में हैं। आप बंकर में 1 घंटा 2 घंटा रह सकते हो, 4 घंटे रह सकते हो, बट अगर आपको कभी भी सायरन बज जाओ, बंकर में भागना पड़े तो आप बताइए ज़रूर वहाँ के समाज के बारे में, वहाँ जो पूरा युद्ध का एक जो कल्चर है, एक शहादत के इर्द गिर्द जो पूरा कल्चर है, कैसे इस बात को समझें कि ईरान जो अभी लड़ाई लड़ रहा है उसमें न सिर्फ कि उसके फौजी शामिल हैं बल्कि पूरा का पूरा समाज इस लड़ाई को लड़ रहा है, कैसे समझेंगे? और खासकर ईरानी महिलाओं के बारे में भी कभी ये परसेप्शन नहीं रहना चाहिए कि भाई वहाँ तो सब ऐसे ही औरतों पे जुल्म हो रहे। पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। एप्स्टीन फाइल वाले ईरान को सिखाएंगे औरतों को कैसे ट्रीट करना है। बिल्कुल। ये एक हैरानी की बात है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान के ऊपर जो थोपी गई जंग है उसको 3 हफ्ते गुजर गए हैं, उससे भी कहीं ज्यादा। पूरा सोचिए, रमजान का पूरा महीना और इसके अलावा ईद भी इसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में गुजरी है इस देश की। लेकिन अभी जो है फिलहाल वो पूरे तरीके से वॉर का, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, एस्केलेशन, ये जंग कहीं खात्मे की तरफ नहीं बढ़ रही है बल्कि और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने हम धमकी दी है कि अगर 48 घंटे के अंदर अगर ईरान जो उनका पैसेज है हॉर्मुज का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर उसको खाली नहीं करता, उसको आज़ाद नहीं करता तथाकथित रूप से, तो जो ईरान है उसके पावर प्लांट्स पर हमला होगा। यानी सीधे तौर पर सिर्फ मिलिट्री ठिकाने नहीं बल्कि आम लोगों के जो सिविलियन ठिकाने हैं उन पर हमला करेगा। लेकिन इससे ज़रा भी एक तरह से नर्वस नहीं हुआ ईरान, बल्कि और ज़्यादा उसने इस तरह से बोला है कि हर तरह से हर ठिकाने पर जो यूनाइटेड स्टेट्स के ठिकाने हैं और इजराइल के, उन्हें खाड़ी के देशों में उन पर हमला किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ईरान इस जंग में बिल्कुल पीछे हट रहा है, बल्कि आप ये देखिए कि इजराइल में बाकायदा जो उसका न्यूक्लियर शहर है, न्यूक्लियर सिटी, उस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें इजराइल के मुताबिक, जो अक्सर अपनी कैजुअलिटीज को छिपाता रहा है, उसके मुताबिक 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और सड़कों पर उनके लोग उतर आ रहे हैं। वहां के जो रक्षा मंत्री हैं उनका बाकायदा उनको पकड़ के वहां के लोग ये कह रहे हैं कि तुम खून खराबा ये कर रहे हो। तो एक तरह की बगावत इजराइल में भी पूरे तरीके से नजर आ रही है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर मैं किसी मेहमान को आपके लिए बुला सकती थी जो इस मुद्दे के पूरे तरीके से एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ हैं मेजर जनरल यशपाल सिंह मौर्य, और वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जिस तरह से लिखा है उनके बारे में और भी मुझे बेहतर मौका मिला पढ़ने का कि वो तीसरी जनरेशन आर्मी ऑफिसर हैं, हरियाणा से उनका संबंध है, और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है मोज़ाम्बिक में, वहाँ तैनात रह चुके हैं 90 के दशक में। साथ साथ उन्होंने पीएचडी की है, जो न्यूक्लियर स्टडीज़ है उनमें पीएचडी की है। यशमौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अब 23 दिन गुजर चुके हैं इस जंग के, आप किस तरह से देख रहे हैं? अरफा, पहली बात तो आपके चैनल में आके आपसे बात करके मुझे अच्छा लग रहा है और जो है आपके इस यूट्यूब चैनल के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि हमारा काम है हम अच्छी चीज़ अपने दर्शकों को बताएं और सही तरीके से जो है अनबायस्ड तरीके से अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि मसला क्या है। क्योंकि क्या हुआ है ना, पिछले कुछ दशकों में सोशल मीडिया में कह लो या हमारे उसमें ईरान की एक अलग ही तस्वीर हमारे सामने पेश हुई है। ईरान है क्या? अब मैंने काफ़ी दिनों से इसके ऊपर पढ़ने की कोशिश की है। ईरान में मेरा इंटरेस्ट भी रहा है बहुत सालों से।
तो ईरान वो नहीं है जो कि हम समझते हैं। और इस बार तो कम से कम ईरान ने वो करके दिखाया जो कि एंटिसिपेटेड नहीं था। तो यूएस है या इज़राइल है, उन्होंने इस बार ये उम्मीद ही नहीं की थी कि ईरान विल फाइट बैक इन दिस मैनर। द होल वर्ल्ड इज़ टोटली शॉक्ड विद द रिस्पॉन्स ऑफ इरानियन लीडरशिप। और खास तौर पे जब आपको पता है 27 फरवरी को ओमान के विदेश मंत्री ने जब ये कहा कि बातचीत पॉजिटिव चल रही है, तो 28 तारीख को अटैक करने का कोई मतलब नहीं था। तो बहुत क्लियरली है, ये वॉर ऑफ चॉइस और वॉर ऑफ ईगो लग रहा है मुझे काफ़ी हद तक। ट्रंप को तो यूएस को खींच लिया गया इस लड़ाई में, क्योंकि ये यूएस की लड़ाई है नहीं। बट अगर इज़राइल की भी लड़ाई है, तो इसको जो है अब ये एक पर्सनल लड़ाई के तौर पे मुझे नज़र आ रही है। तमाम लीडरशिप को खत्म करने के बाद, ये पहले देखो इतनी लड़ाइयाँ होती रही हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद भी दुनिया जंग में रही है। लेकिन इस तरीके से कि आप उनके टॉप लीडरशिप का असैसिनेशन करना शुरू कर दें, उनको मारना शुरू कर दें और ये सोचें कि हमारी आइडियोलॉजी, हमारी तरफ से लोग वहाँ जिएँ, वैसी सत्ता रहे, ये कामयाब होता नहीं है। सो दे हैव नॉट लर्न्ड एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। और इस बार बहुत बहुत ही डिफरेंट तरीके से, व्हाट आई शुड से, अनप्रेडिक्टेबल एंड अनकन्वेंशनल मेथड employed by Iran, especially IRGC and their fighting forces, and the people of Iran to take on combined assault जो उनके ऊपर हुआ है इजराइल और यूएस का। तो बहुत ही अलग किस्म की फाइट है इस बार। और ये इस फाइट में ईरान कहीं भी झुकता नजर नहीं आ रहा है, और कहीं भी ये जो है, ये नजर नहीं आ रहा है कि हम वो सीज फायर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने बहुत टफ कंडीशंस लेआउट करी हैं। जो भी बीच में अगर कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी अगर काम कर रही है तो। सो जनरल यशमोर, जैसे अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर, इसी दौरान आप देखिए 16 ऑन रिकॉर्ड तो जो फाइटर प्लेन्स हैं वो गिरा चुका है ईरान, और 17वें की खबर ये आ रही है कि F-15 को पर हमला किया है मिड एयर उसने। किस तरह से आप ये देखते हैं, खासकर अगर ये देखा जाए कि ईरान जैसा एक ऐसा देश जो पिछले कम से कम 50 साल से तो सैंक्शंस सह रहा है, ऐसे में उसके पास जितना असलहा, जितना गोला बारूद और जितनी ये रणनीति आ रही है, एक फौजी की नज़र से आप इसको किस तरह से देखते हैं? कैसे गिरा पा रहा है ईरान इतने विमान, इतना नुकसान कैसे पहुंचा रहा है अमेरिका को भी और इज़राइल को भी? देखो आरफा, पहली बात तो ये मानना कि ईरान अकेला है इस लड़ाई में, ये नहीं मानना चाहिए। ईरान के पीछे चाइना और रशिया का जबरदस्त सपोर्ट है। डायरेक्ट नहीं है बट इनडायरेक्ट सपोर्ट है। और लड़ाई में आप मानोगे कि हमेशा सपोर्ट हथियार दे के ही नहीं होता है, या ट्रुप्स भेज के नहीं होता है। आज टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। तो जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ईरान अपने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है टिट फॉर टैट की रणनीति के तहत, वो काफी हद तक मुझे लगता है इंटेलिजेंस इनको जो है, इनके जो इनके सपोर्टर्स हैं चाइना और रशिया, वो इसको कर रहे हैं। अब किया क्या है, मैंने कहा ना, ये बहुत अनकन्वेंशनल, अनप्रेडिक्टेबल लड़ाई है। इनके पास एयरफोर्स, बहुत जल्दी इनकी पूरी की पूरी एयरफोर्स को, पूरा कमांड ऑफ द एयर इज विद इजराइल एंड यूएस। और तो वो जहां चाहे वहां बॉम्ब गिरा सकते हैं, कोई एयर डिफेंस बहुत इतना ज्यादा मजबूत है नहीं। लेकिन क्या कर रहे हैं, इन्होंने दो चीजों का इस्तेमाल किया है। एक तो बैलिस्टिक मिसाइल्स और मल्टीपल वॉरहेड के साथ, और दूसरा ये यूज कर रहे हैं ड्रोन्स। इनके ये ड्रोन जो है यूक्रेन में बहुत कामयाब रहे हैं। रशिया ने यूज किए इनके ड्रोन्स, और ड्रोन्स में और बैलिस्टिक मिसाइल्स में ईरान ने, क्योंकि तकरीबन 4 दशकों के ऊपर इनके ऊपर सैंक्शन लगा था, इसमें इन्होंने काफी महारत हासिल कर ली है और बहुत क्विकली रिप्लेनिश कर रहे हैं। जो अंदेशा था लोगों को कि इनके पास एक फिक्स नंबर की मिसाइल है, ये इतने दिन में खत्म हो जाएंगी, वो लग नहीं रहा। मुझे लग रहा है अभी उनके पास इतनी मिसाइल है कि लड़ाई 3-4 महीने और वो कर सकते हैं, और तब तक और मिसाइल बना लेंगे, तब तक और ड्रोन ये बना लेंगे। तो और इनका जो है, इनकी टारगेट सिलेक्शन बहुत जबरदस्त है। तो एज अ मिलिट्री, एक तो इनकी टारगेट सिलेक्शन बहुत जबरदस्त है। इन्होंने खाड़ी के सभी देशों को, जो यूएस अलाइज थे, उनकी उनकी जो है यूएस के साथ जिस प्रकार की संधियां, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दूसरा, इन्होंने इन्होंने जो है ये भी प्रूव कर दिया, जो एंटी ये आयरन डोम है या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं, थार्ड है, पैट्रियट है, ये सब कहने के हैं। इतनी इतनी इनमें है नहीं कि आप हर मिसाइल को या हर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर सको। चौथी चीज ये है आरफा, कि इनके पास लो टेक है बट लीडरशिप एंड इंटेलिजेंस के साथ लड़ रहे हैं ये। तो वो लोग मैसिव फायर पावर का यूज कर रहे हैं, ये मैसिव फायर पावर का यूज नहीं कर रहे हैं,
बट इनकी टारगेट सिलेक्शन अच्छी है और इनको पता है कहां पर हिट करने से क्या रिजल्ट मिलेगा। सो दे बिन बहुत ब्रिलियंट तरीके से, और खास तौर पे जो आपने शुरू में कहा, जिस प्रकार से तेल अवीव को और इजराइल के बाकी शहरों को इन्होंने टारगेट किया है, बहुत लोग घबराए हुए हैं इजराइल के अंदर, लोग बंकरों में हैं। आप बंकर में 1 घंटा 2 घंटा रह सकते हो, 4 घंटे रह सकते हो, बट अगर आपको कभी भी सायरन बज जाए और बंकर में भागना पड़े तो आसान नहीं है। तो और इसके इजराइल अलावा की जनता, जनरल अशमौर जी, इसके अलावा जो उनके प्रधानमंत्री हैं उन तक का अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। सिर्फ एआई जनरेटेड वीडियोस अब तक पोस्ट कर रहे हैं, कोई भी खबर नहीं है। अभी भी देखिए, ये जो न्यूक्लियर सिटी पर ईरान का हमला हुआ है, इसके बाद भी सिर्फ एक उनका छोटा सा लिखा हुआ स्टेटमेंट आया है। कहाँ है आखिर वो प्राइम मिनिस्टर, ये भी पता नहीं चल रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आप ये बताइए अपने तजुर्बे से, और खासकर आपने न्यूक्लियर स्टडीज में पीएचडी आपने किया हुआ है, कि ये पहली बात तो ये जो न्यूक्लियर सिटी पर हमला है ये कितना डेंजरस है, और साथ साथ जो कहा जा रहा है कि जो F-35, जिसका मकसद ही उसको कहा जाता है अनकिलेबल, यानी उसको देखा भी नहीं जा सकता हवा में, इसको मार कर गिराने की या डैमेज करने की तो दूसरी बात है, शिकार करने की तो दूसरी बात है, उसको देखा नहीं जा सकता। ऐसे में ईरान जैसा वो देश, जिससे मैंने कहा कि इतना कमजोर है कि उनकी पूरी पॉपुलेशन भी, उसका एक बड़ा हिस्सा सोशल वेलफेयर पर डिपेंड करता है, सरकारी जो खर्च है उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे ये बताइए कि वो 10-20 हजार डॉलर के जो मिसाइलें हैं उनसे इंटरसेप्ट करके, डिफेंस अपना मैकेनिज्म इस्तेमाल करके $1 बिलियन की, 1-2-3 बिलियन डॉलर के जहाज गिरा ले रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? और खासकर मैं ये भी दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि पूरी जो टॉप लीडरशिप है, यानी अली लारीजानी के बारे में, जो उनके सिक्योरिटी चीफ हैं, उनके मारे जाने के बाद F-35 का गिरा लेना। देखो अरफा, ऐसा है, उनका मैंने बताया ना, उन्होंने एक लीडरशिप का एक ऐसा मोज़ैक बनाया हुआ है, जिसको कि हम डिफेंस जो समझते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड, कि टॉप लीडरशिप ने इंटेंशन दे दिया कि अगर ऐसा होगा इस बार ऐसा लड़ेंगे। और जो 31 सेक्टर्स हैं आईआरजीसी के, 31 सेक्टर हैं, वहां पर वो, मुझे नहीं पता कर्नल लेवल पे है, ब्रिगेडियर लेवल पे, किस लेवल पे है, बट उन्होंने टीयर्स ऑफ लीडरशिप क्रिएट कर दिए और ऑर्डर्स बड़े क्लियर हैं कि इस बार ऐसा होगा तो ऐसा करना है। और काफी जो है लिबर्टी है जूनियर लीडरशिप को अपने एक्शंस करने के लिए, और किसके सेक्टर के अंदर क्या मार सकते हैं वो। पहली बात तो ये है। दूसरा जो है, मैंने हमेशा देखा, ये आज ही नहीं हुआ, ये अफगानिस्तान में भी हुआ, ये हिजबुल्ला और इसराइल की जब जंग हुई थी 2005-6 में, तब भी हुआ। हाई टेक मिलिट्रीज कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट लो टेक इक्विपमेंट। तो ये ठीक है, आपके पास उनकी मिसाइल 3-4 मिलियन डॉलर की है, इनका ड्रोन $500 का है, लेकिन पहुंचता है टारगेट पे। अगर 10 भेजे, 4 भी पहुंच गए तो आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। जो F-35, 2 F-35 की बात सुन रहे हैं जिनको डैमेज हुआ है या वो किया है, ये भी प्रूव कर दिया है कि ये जो स्टेल्थ फाइटर है, जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए का एक जहाज है, वो भी, उसकी भी कहीं ना कहीं कोई वीकनेस है, उसका भी कोई ना कोई सिग्नेचर है, उसका भी सिग्नेचर है जो कोई हीट सीकिंग मिसाइल पकड़ सकती है और उसको डैमेज कर सकती है। प्लस जो रडार स्टेशन हैं ग्राउंड पे, और जो इनकी एसेट्स हैं, जो सऊदी में है, यम और अपना कतर में है, ओमान में है, यूएई में है, जो यूएस की बेसिस, जिन्होंने सोचा यहाँ तो कभी कुछ होगा ही नहीं, एक सेफ्टी अम्ब्रेला था यूएस के सिस्टम्स का, वो सारा का सारा सेफ्टी अम्ब्रेला पंक्चर हो चुका है। तो वो दे बीन एबल टू हिट, तो चाहे वो 30%, 40%, मुझे पता नहीं कितना परसेंट पहुंच पा रहे हैं टारगेट पे, बट वो पहुंच पा रहे हैं। तो लो टेक पे, बट इंटेलिजेंटली यूज्ड, गुड लीडरशिप, गुड, वेरी वेरी गुड जूनियर लीडरशिप, वेरी इनोवेटिव। तो फाइनली लड़ाई ना, आरफा, मैं कहता हूं, इट इज नॉट द वेपन दैट यू होल्ड, इट इज द माइंड ऑफ द सोल्जर हु होल्ड्स दैट वेपन। माइंड तो आपने ये बात की, मैं ये इससे पूरी की जुड़ा हुआ पूरी चीज। मैं इससे जुड़ा सवाल पूछूंगी माइंड से। एक फौजी का इस वक्त बिल्कुल फौजी बोल रहा है मेरे सामने एक वक्त, इस वक्त, कि फौजी कैसे लड़ता है, मैं पूरे तरीके से ये देख रही हूँ। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका के तो फौजियों को भी पता नहीं है, उनके जो सिपह सालार हैं उनको भी पता नहीं है कि आखिर ये जंग लड़ क्यों रहे हैं। एक तरफ ईरान है कि अपने सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद सड़कों पर आकर वो शहादत के इर्द गिर्द जो उनकी पूरी पॉलिटिक्स है, और अभी की नहीं, सैकड़ों साल पुरानी करबला की बातें ले आए हैं, और करबला को लाकर अभी देखिए कैसे एक नया जुनून, एक नया जोश वहां की जनता में भरा हुआ है। तो मुझे लगता है यशमोर जी कि ये तो ईरान के फौजी नहीं, ईरान पूरा देश लड़ रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका को ये पता भी नहीं है, अमेरिकन जो फौजी हैं, कि वो आखिर वो ये जंग लड़ क्यों रहे हैं। इनफैक्ट आरफा, मुझे जो लगता है ना, सबसे बड़ी भूल ये हुई है, जिस प्रकार से एक 86 साल के बुजुर्ग जो है अयतुल्ला खमैनी की जिस प्रकार से असैसिनेशन किया गया, वहीं से लड़ाई का रुख बदल गया।
और वही एक इंसान थे जो ईरान की यंग लीडरशिप को रोके हुए थे। आपको पता उन्होंने फतवा भी दिया था कि हम 2000 किलोमीटर से ऊपर के मिसाइल नहीं बनाएंगे, हमें न्यूक्लियर वेपन का क्या करना है, हमें शांति से, हमें अपने लोगों का, वो एक बुजुर्ग आदमी अलग तरीके से लड़ाई को, तो उनको तो मार दिया। तो 86 साल के अयतोल्ला को आपने मार दिया, लेकिन एक 56 साल के अयतोल्ला को आपने जन्म दे दिया। और इस चीज का जो जिस तरीके से परिवारों को मारा जा रहा है, आप देखो हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, एशियन हमारी जो कल्चर है, हम हमारी हमारे ये देखने का तरीका अलग है। अमेरिकन अलग तरीके से देखते हैं इस चीज को, उनको कल्चर से, हिस्ट्री से, सिविलाइजेशन से कोई मतलब नहीं। वो सोचते हैं आर कल्चर इज द बेस्ट कल्चर एंड दे नो ओनली वन गॉड, दैट इज फायर पावर। तो ये ऐसे होता नहीं है एंशिएंट कंट्रीज के साथ। तो इस बार मुझे लगता है ट्रिगर वाज दैट एक्शन, जहां पर इन्होंने तमाम टॉप लीडरशिप को मारा, अयतोल्ला खमैनी की असैसिनेशन करी, ये सारी की सारी चीजों से ही ये लड़ाई जो है इसका रुख, और उसके बाद भी वो मारते रहे। ये जंग में कभी नहीं होता कि आप मॉडर्न वॉरफेयर में यू स्टार्ट टारगेटिंग, तो कल को क्या दुनिया व्हाइट हाउस को टारगेट करेगी या किसी के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स को टारगेट करेंगे? नो, दैट इज नॉट डन। तो अमेरिकन सोल्जर्स, आपने सही कहा, अमेरिका के अंदर जो है सेंटिमेंट यही है, इट्स नॉट आवर वॉर। और ये सीआईए की चीफ ने बोला सेनेट कमेटी में, ईरान से हमें कोई खतरा ही नहीं है, ईरान से कोई खतरा है ही नहीं, फिर वाई यूएस इज इन दिस वॉर? तो ये जो है, प्रोबेबली इजराइल हैज ड्रैग्ड यूएस इनटू एन अननेसेसरी वॉर विच वाज टोटली अवॉइडेबल। ना वक्त सही था, और देखो मार कैसे पड़ रही है लोगों को अक्रॉस द वर्ल्ड। जी हाँ। तो ये एंटी टेररिज्म जो उनका सेंटर है, उसके डायरेक्टर का इस्तीफा सबसे बड़ा एक झन्नाटेदार, मैं कहूँगी एक भूकंप, एक ज़लज़ले की तरह अमेरिका के लिए आया। लेकिन अगले जो सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं उस इमेजरी पे पूछना चाहती हूँ जो इज़राइल को लेके तैयार की जाती है। एक तरफ तो मुझे ये बताइए कि अक्सर ये कहा जाता रहा है कि ये ईरान का फैसला है कि वो इज़राइल पर हमला नहीं करना चाहता। जितना बड़ा मुल्क है ये, जितना बड़ा सिविलाइजेशन है, जो इसकी ताकत है, तमाम सैंक्शंस के बावजूद, पूरी दुनिया में अलग-थलग पड़े होने के बावजूद, अगर चाहे ईरान तो कुछ ही दिनों में पाषाण युग में, यानी स्टोन एज में भेज सकता है इजराइल को। क्या ये बात दुरुस्त है कि ईरान वाकई इतनी ताकत है ईरान के अंदर? दो बात दूसरी कि इजराइल को लेकर पूरा जो ये एक तरह से मैं कहूँगी एक लबादा जो ओढ़ा जाता है हमारे देश को भी टेक्नोलॉजी बेचने की, हथियार बेचने के लिए, इजराइल ये तो कहा जाता है कि देखिए दुनिया का सबसे मजबूत देश है ये, इनके आयरन डोम को लेकर जिस तरह के तमाम कसीदे गढ़े जाते हैं कि भाई ये तो बहुत ही शानदार और इतने एडवांस्ड लोग हैं, देखिए इनको। अब ये पूरी तरीके से आयरन डोम नहीं बल्कि मोम का डोम मुझे तो नजर आ रहा है। दूसरे जो ये न्यूक्लियर सिटी पर हमला हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। पहले, क्या ईरान की ताकत इतनी ही है जितनी कही जाती है? दूसरी बड़ी बात कि क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना तबाह हो चुका है कि ईरान अब उनके न्यूक्लियर शहर पे भी हमला कर पा रहा है? देखो आरफा, पहली बात तो इजराइल इज वेरी पावरफुल टेक्नोलॉजी में, वो ईरान से बहुत आगे है। प्लस उनके पास सबसे पावरफुल कंट्री का 100% सपोर्ट है, 100% सपोर्ट है। तो ये मैं कहूँ, ये बिल्कुल सही नहीं होगा कि ईरान बहुत पावरफुल है और ईरान इजराइल को जो है स्टोन एज में ले जाएगा। नॉट पॉसिबल एट ऑल। ईरान ने पूरा डिफेंसिव फायर है उसका, सारा का सारा टिट फॉर टैट है कि उन्होंने पहले अटैक कर रहा, फिर वो कर रहे हैं, वो उनके एनर्जी पे कर रहे हैं, वो पड़ोसी उनके ऊपर, वो उनके एसेट्स को हिट कर रहे हैं, वो अमेरिकन एसेट्स को हिट कर रहे हैं। तो ईरान साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ लड़ाई कर रहा है। ईरान जो है, ईरान दुश्मन की कमजोरी को देख के वहां कर रहा है, जिससे कि इकोनॉमिकली इनको क्रिपल किया जाए, इनको दुनिया की नजरों में दिखाया जाए कि लड़ाई क्या है। तो ईरान इज नॉट इन एट्रीशन वॉर, एट्रीशन वॉर बन गई है क्योंकि वो बहुत ज्यादा, आप 1300 लोग मर गए ईरान के अंदर। वहां इसराइल में मुझे पता नहीं, बट लास्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 14, 15, 20 लोग रहे होंगे जिनकी डेथ हुई है। अभी 100 का कल आया है कि उनको वो जख्मी हुए हैं। नाउ कमिंग टू अ सेकंड क्वेश्चन, तो जून 2025 में यूएस और इसराइल ने 11-12 दिन लगातार ईरान के जो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं उनको बड़े बड़े बॉम्ब से, 2-2 हजार पाउंड के बॉम्ब है, बंकर बस्टिंग है, वो पहाड़ को फोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे बॉम्ब्स के साथ इन्होंने तहस नहस किया और क्लेम किया कि वी हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग जो भी ईरान के पास था। ईरान बार बार कह रहा है मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया, नहीं है उसके पास। तो जो ये जो अभी भी इन्होंने ईरान की फैसिलिटीज पे अटैक किया इसराइल ने, तो ये एक सांकेतिक है। और ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज और एसेट्स इतने डीपली एनग्रेन्ड है जमीन के अंदर या डीप गुफाओं में है कि ये तो बिल्कुल एकदम कैटेस्ट्रॉफी होगा अगर कुछ
न्यूक्लियर एमिशन होता है या कहीं लीक होता है, तो ना तो ईरान का लीक हुआ है और ना ही इजराइल का हुआ है, वो भी शहर पे मारा है। तो ये तो सेफ है। आईएई ने तो कंट्रोल भी करता है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, उन्होंने स्टेटमेंट दिया देयर इज नो लीक। सो बट 400-500 केजी एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास, जो कि ये सोचते हैं कि हम वहां से ले लेंगे और लेके कहीं चले जाएंगे। ये सब चीजें होती नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज फाइनली लड़ाई की जो विक्ट्री है ये इसमें नहीं होती आपने कितना बर्बाद कर दिया, क्या कर दिया, आपने नेगोशिएटिंग टेबल पे जब आए तो क्या लेकर आए आप। और दूसरा मेन मुद्दा था रेजिम चेंज, वो तो हो नहीं रही है, वो और सॉलिडिफाई हो गई है रेजिम। अब तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो चाहते हैं कि रेजिम चेंज हो जाए और यहाँ पर सब कुछ अपने हिसाब से, वो तो होगा नहीं। सो मुझे जो लगता है कि ईरान ने इकोनॉमिकली क्रिपल कर दिया है, ईरान ने जो एक नेटो को तहस नहस कर दिया। इमेजिन नो नेटो। पहले स्पेन ने किया, फिर यूके ने किया, फिर फ्रांस ने किया, फिर इटली ने किया, सबने मना कर दिया इट्स नॉट आवर वॉर, बिकॉज वो डेमोक्रेसीज हैं, उनको इलेक्शन लड़ना है, उनके लोगों की सेंटिमेंट है ही नहीं इस वॉर में। वाई वुड यूरोप सेंड इट्स सोल्जर्स टू डाई हियर। ऐसे अमेरिका में सेंटिमेंट नजर आएगा, कुछ दिनों में आ भी रहा है कि हमारा लड़ाई नहीं है, क्यों हम अपने नौजवान बच्चों को भेजें वहां मरने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि सो बहुत आई बेकरार थिंक हैं डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इस जंग से बाहर आने की। अलग बात है कि वो अपना शेर वाला चेहरा दिखा रहे हैं कि देखिए 48 घंटे के अंदर मैं तुमको तबाह कर दूंगा, दुनिया के चेहरे से मिटा दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप ये देखिए अब यहाँ तक आ गए हैं कि मिलिट्री से लेकर सिविलियन ठिकानों पर कि तुम्हारी बत्ती बंद कर दूंगा, ये तमाम चीजें, यानी एक तरह से बिल्कुल खिसियाने स्तर पर वो यहाँ आ चुके हैं। लेकिन मुझे बताइए जनरल अशमोर कि अब आपको क्या लग रहा है? देखिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, जैसे आपने कहा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान तो सिर्फ अपनी दिफा के लिए, अपनी रक्षा के लिए लड़ रहा है कि मुझे मत मारो इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ रहा है। तो आप ये देखिए अभी इस वॉर को आप आने वाले दिनों में कहां जाते हुए देख रहे हैं? एक तो अरफा ये लड़ाई जो एक एस्केलेटरी लैडर है ना, वो उससे बहुत आगे निकल गई है लड़ाई है। जिस तरीके से गैस फील्ड्स को इसराइल ने अटैक किया, फिर ट्रंप ने धमकाया इसराइल को कि फिर इसराइल ने कहा हम नहीं एनर्जी रिसोर्स, जो कि जॉइंट गैस फील्ड्स हैं कतर और ईरान की, और धुआं जो है आग जल रही है कई रिफाइनरीज के अंदर। ईरान ने भी एग्जैक्टली उसके बाद टिट फॉर टैट करके कई एनर्जी रिसोर्सेज को अटैक किया। तो एक सेंटीमेंट जो है पूरी दुनिया का बहुत नेगेटिव हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं है। द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड इज यूएस, उनकी हिम्मत नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुस करके उसको खाली कर दें। क्यों क्यों नहीं है कैसे हिम्मत? होता नहीं है, नहीं, बहुत क्यों मुश्किल है। क्यों नहीं है? तो ये लड़ाई जो मुझे लगती है ये भी चलेगी कुछ नहीं दिन, नहीं जहां तक जनरेशन मेरा क्यों ख्याल है, नहीं है? क्योंकि ईरान मैं ये पूछ रही हूँ हम्म, क्यों नहीं है अमेरिका की हिम्मत? हिम्मत नहीं है बिकॉज जिस तरीके से ईरान की छोटी टोली में लड़ने की क्षमता है, जिस प्रकार से उन्होंने बड़ी नेवी उनकी डिस्ट्रॉय कर दी है, एयरफोर्स डिस्ट्रॉय कर दी है, बट दे हैव कैपेबिलिटीज। इन्होंने ऐसी अंडरग्राउंड टनल्स और ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जहां पर की एक छोटी बोट आर्फा विद 2 ब्रेव सोल्जर्स कैन गेट इनटू अ एयरक्राफ्ट कैरियर और अ फ्रिगेट और अ डिस्ट्रॉयर, उसको पता भी नहीं चलेगा कहां पर धमाका हुआ है। और उन्होंने लैंड माइन, लग रहा है कि उन्होंने सी माइंस लगा दी हैं, और सी माइन से इतना खौफ होता है सी फेयरर्स को। और ये ऑयल टैंकर, इतने बड़े बड़े ऑयल टैंकर, एक एक ऑयल टैंकर पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तेल उसके ऊपर चल रहा है, या उसकी कीमत, उसका इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस हाई हो गया है, तेल लोगों को मिल नहीं रहा है, अभी फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम पड़ेगी, पॉलीमर्स वहां से नहीं आ रहा है। तो सारा का सारा चोक कर दिया उन्होंने, डिसरप्ट कर दिया पूरे सिस्टम को। और उन्होंने कहा अगर आप आओगे जमीन पे, वी आर वेटिंग फॉर यू। एंड उन्होंने ये भी कहा हम तो ईद की इंतजार कर रहे थे अभी, और हम जो है इस लड़ाई को, और आप हमारा अलग रूप देखोगे। तो तो जमीनी वॉर ईरान होगी क्या? कंटिन्यूसली, नहीं तो जमीनी वॉर हाँ, होगी क्या? जमीनी वार होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर होगी तो वो बहुत खतरनाक होगी। किसके लिए? और एक चीज मैं बता दूं, मैंने कई बार कहा है कि ईरान की जो देखो, फौजी सबसे पहले लड़ाई से पहले जमीन देखता है, टेरेन कैसी है। आप टेरेन ज्योग्राफी से नहीं लड़ सकते, आप जो मर्जी टेक्नो ऊपर से जितने मर्जी बॉम्ब हवा से गिरा सकते हो, लेकिन विक्ट्री इज ओनली काउंटेड व्हेन यू पुट बूट्स ऑन ग्राउंड। जब आप सिपाही जमीन पर जाएंगे, कैप्चर करेंगे, कोई इलाके को कैप्चर करेंगे, किसी को लीडर बनाएंगे, कुछ वहां पर, वो पॉसिबल नहीं है इस लड़ाई में, बिकॉज ईरान इज अ फोर्ट्रेस। और लोगों ने बहुत, इन्वेडर्स ने कोशिश की। याद है जब ये इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ तो इराक ने सोचा ये बड़ा अच्छा मौका है ईरान से बदला लेने का, उन्होंने वो घुस गए अंदर, बट 10 साल लड़ते रहे, 1 इंच जमीन नहीं ले पाए ईरान की। जबकि ईरान ऐसी स्टेज में था, 79-80 की मैं बात कर रहा हूं, जब उसके पूरा का पूरा सिस्टम उसका चेंज हो गया था शाह के भागने के बाद।
जब ये regime चेंज हुई थी, but they still fought. तो ईरान फोर्ट्रेस है। ईरान का जो कोस्ट लाइन है आरफा, इट इज नॉट ए इजी कोस्ट लाइन कि आपकी लैंडिंग क्राफ्ट आएगी, उसमें सिपाही उतरेंगे, टैंक उतरेंगे और आर्टिलरी उतरेगी और कैप्चर कर लेंगे कुछ एरिया और अंदर घुस जाएंगे और फिर बाकी फौजें आती रहेंगी बिल्डअप करके अंदर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह में कई जगह हुआ है। ईरान की जो कोस्ट लाइन है माउंटेनियस है। इसको इसको स्पेशल फोर्स उतार सकते हैं वो, लेकिन उन स्पेशल फोर्सेस का क्या हाल होगा वो मैं बता नहीं सकता बिल्कुल। हूँ। अब सो आखिरी इट सवाल। इज फ्रॉट विद डेंजर। जी हाँ, जनरल यशमोल, बिल्कुल आखिरी सवाल। आपने कहा कि बहुत कम लोग ईरान को जानते हैं और ईरान आपकी दिलचस्पी का एरिया है। ईरान के बारे में हमें कुछ वो बातें बताइए ज़रूर, वहाँ के समाज के बारे में, वहाँ जो पूरा युद्ध का एक जो कल्चर है, एक शहादत के इर्द-गिर्द जो पूरा कल्चर है, कैसे इस बात को समझें कि ईरान जो अभी लड़ाई लड़ रहा है, उसमें न सिर्फ कि उसके फौजी शामिल हैं, बल्कि पूरा का पूरा समाज इस लड़ाई को लड़ रहा है। कैसे समझेंगे, और खासकर ईरानी महिलाओं के बारे में भी? सबसे पहले तो ये जो हमारे में एक मिथ है, जो हमने पढ़ रखा है या पता नहीं सुना हुआ है, कि ईरान में औरतों पर बहुत अत्याचार होता है। वो मूवमेंट हुई थी, आपको पता है, वो 2 साल पहले वो एक मूवमेंट थी, ठीक है, यंग लोग नाराज थे क्लर्जी से, मुल्ला सिस्टम से, लेकिन औरतों की हाईएस्ट लिटरेसी रेट है ईरान में, प्रॉब्ली दुनिया में, हमसे तो बहुत आगे हैं लिटरेसी में। अमेरिका से भी आगे हैं। बहुत सी औरतें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं ईरान में। ईरान की जो मजलिस है पार्लियामेंट में, उसमें शायद कोई देश नहीं होगा जितने पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट वहां पर रिप्रेजेंटेड हैं। और 3 चीजें मुझे ईरान के लोगों में नजर आती है। एक तो अपने अपने कौम के लिए, अपने सिविलाइजेशन के लिए, अपने वतन के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज साइंटिफिक टेम्पर है। ये अंधविश्वासी लोग नहीं है। पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में ये है कि वो तो मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक रिपब्लिक है, तो सोच रहे हैं ये तो पता नहीं 500 साल पहले रह रहे होंगे। दे आर साइंटिफिकली ओरिएंटेड सोसाइटी, हाई लिटरेसी रेट है उनका, और दे आर अ स्पोर्टिंग नेशन। बहुत से लोगों को पता नहीं, हमें कबड्डी में रहते हैं, और जब ये कबड्डी की लीग होती है, उसमें जो टॉप के प्लेयर है ईरानियन प्लेयर है, 2-3 आते हैं, लेकिन जिस टीम में जाते हैं वहां पर जो है तोते उड़ा देते हैं दूसरी टीम का। दे वेरी एजाइल, वेरी फिट, बहुत स्पोर्टिंग कल्चर है। फुटबॉल के अंदर आरफा, ये वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर गए। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम वर्ल्ड कप के मेन ड्रॉ में कभी खेलेंगे। दे आर नंबर 2 टीम इन एशिया इन फुटबॉल, एथलेटिक्स में। और इनकी इनकी कुश्ती, इनकी बॉक्सिंग, बहुत गोल्ड मेडल, हमसे ज्यादा गोल्ड मेडल है इनके पास ओलंपिक्स में। तो ये हमें अंदाजा ही नहीं है कि एक सोसाइटी जो स्पोर्ट्स पे बेस है, साइंस और एजुकेशन पे बेस्ड है। और मुझे जो लोग, मैं गया नहीं हूं ईरान, बट जो लोग मेरे को अब मैसेज करते, कहते हम गए थे वहां, तो ऐसा नहीं है, बहुत सी औरतें जो है सर भी नहीं ढकती हैं, और नाइट लाइफ भी है तेहरान में, काफी मॉडर्न सोसाइटी है। तो थोड़ा हमें परसेप्शन जो है ना, ये चेंज करना चाहिए ईरान के बारे, किसी भी मुल्क के बारे में। कभी ये परसेप्शन नहीं रहना चाहिए कि भाई वहां तो सब ऐसे ही औरतों पे जुल्म हो रहे। पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। एप्स्टीन फाइल वाले ईरान को सिखाएंगे औरतों को कैसे ट्रीट करना है। बिल्कुल। ये एक हैरानी की बात है। जनरल यशमोल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत में। एक तरह से मैं कहूँगी बहुत ही, एक तरह से सिर्फ ये मिलिट्री बातचीत नहीं थी, बल्कि एक 360 आपने एक व्यू देने की कोशिश की हमें, कि पूरा समाज और लीडरशिप और ईरान को कितने कैसे समझा जाए। मुझे लगता है शायद द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कंट्री अगर किसी को कहा जाए तो वो ईरान ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। थैंक यू। जय हिंद।